हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज का वीडियो है क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 11 का, जिसका नाम है नेचर्स ट्रेजर। तो ये जो चैप्टर है, इसमें जो है कहानी है भूमि एंड सूर्य की, कैसे वो नेचर्स ट्रेजर के बारे में जानते हैं। तो वो जा रहे हैं स्कूल की छुट्टियों में अपनी अज्जी यानी कि अपनी ग्रैंड मदर के घर, और उनकी जो ग्रैंड मदर हैं वो रहती हैं एक वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट के एज पे एक विलेज है वहाँ पे। तो वो वहाँ पे देखते हैं कि जो वहाँ की विलेज की एयर है वो काफ़ी फ्रेश एंड कूलर है। वहाँ पे ब्यूटीफुल हिल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, मैनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स हैं। तो एक दोपहर को भूमि एंड सूर्य जो है वो अज्जी से क्या कहते हैं कि हमें और भी बताएं यहाँ की जगह के बारे में। तो अज्जी कहती हैं कि यहाँ पे नेचर के बहुत सारे खजाने यानी कि ट्रेजर्स हैं, जो कि हमारी लाइफ्स को जो है एनरिच करते हैं। द प्योर एयर इज़ रिफ्रेशिंग। यहाँ पे एयर जो है वो काफ़ी प्योर एंड रिफ्रेशिंग है। सॉइल जो है वो काफ़ी फर्टाइल है, और मोर ओवर यहाँ के प्लांट्स जो हैं उनको जो प्लेसेस हैं उनमें बहुत सारी प्लेंटी ऑफ सनलाइट मिलती है, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। तो इस तरीके से वो थोड़ा सा ब्रीफ देती हैं नेचर ट्रेजर्स के बारे में। तो भूमि जो है रिप्लाई करती है, हाँ अज्जी, हम पानी जो है वो उसको पीने और सब्जियां उगाने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो अज्जी जो है वो सबका जो है अब धीरे धीरे एक एक नेचर ट्रेजर के बारे में एक्सप्लेन करती है। तो हमारा जो फर्स्ट नेचर का जो ख़जाना है वो है एयर। तो एयर जो है वो देखते हैं कि अज्जी एक दिन जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही है, और वो क्यों कर रही हैं, और वो पूछते हैं बच्चे उनसे कि वो क्या कर रही हैं। तो अज्जी कहते हैं कि वो टेकिंग डीप ब्रेथ्स ले रही हैं, उनको उससे डीप ब्रेथ्स ले रही है ताकि फ्रेश एयर जो है वो उनके लंग्स में जा सके और वो हेल्दी रह सके। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो इसका यूज़ क्या होता है। द एयर विच वी ब्रीथ इन हैज़ ऑक्सीजन। तो हमारी जो एयर होती है जिससे हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम बाहर छोड़ते हैं। हमारी बॉडी को जो है वो नीड्स ऑक्सीजन। हमारी बॉडी को जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जब भी हम हमारी ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो हमारी बॉडी को जो है वो इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती है उसके फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए हमें जो है ऑक्सीजन की हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए ज़रूरत रहती है। इसी तरीके से बहुत सारे अदर लिविंग बींग्स हैं, जो कि हमने पढ़ा भी था लिविंग बींग्स और कौन कौन से होते हैं। उनको भी अपने सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। यहाँ पे साथ में एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको अपनी ब्रेथ जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करनी है, ताकि आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाए। तो मतलब कि आपने डीप ब्रीथ तो करना है, पर इतना भी होल्ड नहीं कर लेना कि आपको अनकंफर्टेबल लग जाए। ये आपके लिए जो है वो रिस्की हो सकता है। तो एयर सबसे पहले हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें एक पल भी अगर हमें मतलब सांस ना आए तो हमारी डेथ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने अभी बोली वो लिखा है, वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर फॉर अ फ्यू डेज। अगर हम कुछ दिन तक पानी ना पिए या खाना ना खाएं तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हमने कुछ मिनटों तक के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं मिले तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एयर जो है ये होती क्या है, ये एयर है। अर्थ इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमारा जो धरती है, हमारी जो जिस प्लानट पे हम रहते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो एयर जो है वो इस पूरे प्लानट को जो है वो ऐसे उसको सराउंड करके रखती है। तो इस एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड अदर गैसेस। ये सारे गैसेस के नाम है, ये सब स्मॉल क्वांटिटीज़ में होती हैं। तो इनका जो है वो रेशो यहाँ पे जो है वो बताया है कि जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, अगर 100% है, यहाँ पे 100 है, तो 100 में से जो है 78 जो है वो नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% जो है वो ऑक्सीजन है, एंड 1% ये जो है ये 1% है। और गन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, एंड अदर गैसेज, ये 1% है। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, जो कि हमारे जो है ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह के लिए ज़रूरत है। ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होती है, और बाकी जो है वो गैसेस जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ एयर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में आते हैं कि कौन सी गैस का परसेंटेज कितना है। तो ये नेक्स्ट हो गया। तो आप जो है वो एयर को आप देखते तो नहीं है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं जबकि आपके जो पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते वो रसल करते हैं, या आपके सूखने डाले हुए कपड़े जो है वो हिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो हमने यहाँ पे ये बोला है कि मूविंग एयर जो होती है उसको विंड बोलते हैं। जो एयर चलती है, हवा तो होती है, लेकिन जब वो हमें महसूस हो कि वो चल रही है तो उसको विंड बोलते हैं। अगर ये फास्ट चलती है, कई बार एक तूफान की तरह भी चलती है, कई बार एक शांति से चलती है, तो उसको ब्रीज भी बोलते हैं।
तो इसके लिए हम बचपन में एक फिरकी से खेलते थे, फिर फिरकी बनाते हैं, फिर उसको लेके आगे या पीछे भागते हैं। इस तरीके से आपने देखी होगी बचपन में फिरकी। जब आप इसको लेके आगे पीछे भागते हैं तो जो है वो घूमने लग जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है, ये फिरकी का कंसेप्ट है, इससे बना विंड मिल यानी कि पवन चक्की। तो पवन चक्की है जो इस फिरकी को जो रोटेट करती है वो होती है विंड। विंड जो है जो कि फिरकी को रोटेट करने में हेल्प करती है, और इसी जो है वर्किंग पे जो है वो विंड मिल बनती है। ठीक है, इसकी वर्किंग विंड मिल की ऐसी ही होती है। विंड क्या करती है, रोटेट करती है। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से फिरकी जैसी कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, सॉरी पवन चक्कियाँ बनाई जाती हैं। विंड क्या करती है, उसको रोटेट करती है, विंड मिल के विंग्स को रोटेट करती है, और इस विंड मिल से जो एनर्जी आती है उससे हम आटा पीसने का काम करते हैं, पानी कुएं से पानी निकालने का काम, और साथ ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम करते हैं। तो इन इंडिया में क्या है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी विंड मिल फार्म्स है। अ विंड मिल फार्म इज़ एन एरिया दैट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल विच यूज़ द एनर्जी ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इनका मेन काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है। ठीक है, तो ये है पवन चक्की बोलते हैं इसको हम हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया हमारा विंड मिल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। यहाँ पे तमिलनाडु में विंड फार्म है, जैसलमेर में विंड फार्म, राजस्थान में हो गया, महाराष्ट्र में, तो और भी बहुत सारे विंड फार्म्स जो हैं वो हमारे इंडिया में हैं। तो हमने यहाँ पे एयर के बारे में पढ़ा कि एयर जो है वो हमारे लिए नेचर का कितना बड़ा खजाना है और कितनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा जो नेचर का अगला खजाना है वो है हमारा वाटर। तो वाटर में क्या है, अब भूमि एंड सूर्य फिल से हेल्प कर रहे हैं अज्जी की, क्योंकि वो इन फिलिंग द ट्राउस ऑफ वाटर फॉर द कॉज, गाय पशुओं के लिए जो है वो पानी भर रहे हैं, साथ में वाटरिंग कर रहे हैं, प्लांट्स को, मेडिसिनल हर्ब्स को गार्डन में कर रहे हैं। तो अज्जी उन्हें बताती है कि यहाँ पे एवरी ड्रॉप इज़ यूज्ड एंड नन ऑफ इट कॉज वेस्ट। हमें जो है वो पानी को यूज़ जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप अच्छे से करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो हम यहाँ पे अब वाटर का यूजेस पढ़ेंगे और वाटर कितना है वो भी देखेंगे। तो अब ये है वाटर जो है हमारा वो कवर करता है क्या, वो हमारे अर्थ का टू थर्ड ऑफ अर्थ है, उसमें जो है वो वाटर ही है। और ये वाटर जो है वो ओशियन एंड सीज में मिलता है, लेकिन ये वाटर जो है वो सलाइन और सॉल्टी होता है, और ये सलाइन वाटर जो है वो डोमेस्टिक या फिर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए फिट नहीं होता है। जो कि हमें इन चीज़ों के लिए चाहिए, डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो वाटर चाहिए वो होता है फ्रेश वाटर, और जो है वो कि प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो, रिवर्स और लेक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड अंडरग्राउंड। ठीक है, तो जो भी रिवर और लेक के सरफेस पे जो आइस शीट या स्नो होती है वहाँ पे फ्रेश वाटर होता है या अंडरग्राउंड में होता है। और ये जो है फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन आइस शीट, ये बहुत ही जो है वो हमारा एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। इसको जो है वो यहाँ तक फ्रेश वाटर तक जो पहुँचना है ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सेस। अ वेरी स्मॉल जो है फ्रैक्शन ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन पॉन्ड्स, रिवर्स एंड लेक्स एंड वेल्स इज़ ईजिली एक्सेसिबल। ठीक है, तो ये जो पानी हमने आइस शीट्स में या ग्लेशियर्स वगैरह में देखा तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्सेस करना, लेकिन जो एक्सेसिबल है वाटर वो बहुत ही कम है। इसीलिए हमें वाटर को प्रीशियस मानना चाहिए कि वाटर प्रीशियस है, और हमें बहुत ही केयर से उसको हैंडल करना चाहिए, बहुत ही केयर से हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हैंड वॉशिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोने, बर्तन धोने, नहाने, खाना बनाने या पौधों को देने या ब्रशिंग करने के लिए भी, हमें टीथ ब्रश करने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो हमें जो है पानी को जो है वो वेस्टेज रोकनी चाहिए, और हमें इस वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, हम अपने छोटे छोटे से जो है वो करके टर्निंग ऑफ टैप कर दो जब आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हो, या वाटर लीकेज है तो उसको फिक्स करो, या फिर वाटर को रिसाइकिल कर लो या वाटर हार्वेस्ट कर लो। तो इन चीज़ों से जो है हम जो है वो पानी को बचा सकते हैं। हम जो है फ्रेश वाटर को पल्यूट भी करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत जगह देखा होगा कि हमने रिवर्स में या स्ट्रीम्स में प्लास्टिक बैग्स डाले, रैपर्स डाले हैं हम लोगों ने, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर जो है वो पल्यूट हो जाता है। तो हमें जो है वो इसको वेस्ट मटेरियल को जो है वो ऐसे पानी में फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूट आर वाटर सोर्सेज व्हेन इट इज़ डम्प्ड इनटू देम। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम इसमें जो है वो डंप कर देते हैं अपना कूड़ा, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पोल्यूटेड वाटर जो है वो फिर बाद में, जो फ्रेश वाटर तो पीने लायक होता है, लेकिन पोल्यूटेड जब हम उसको कर देते हैं तो वे फिर पीने लायक, हमारे यूज़ लायक नहीं रहता है। तो
आप बता दें, हमें हो सकता है कि हमें मिल भी रहा है पानी, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे पीपल हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पीने के पानी के लिए। सबके पास सेम काइंड ऑफ एक्सेस नहीं है पानी का, इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट है कि कंजर्व करें, हम वाटर को संभाल के रखें और उसे सावधानी से यूज़ करें, और साथ ही में हम उसको पोल्यूट ना करें। अब हमने पढ़ा वाटर हार्वेस्ट करके जो है वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड्स फॉर कंजर्विंग वाटर। तो हमें देखते हैं कि जैसे ये है, यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पाइप लगाई है, यहाँ पे जब भी पानी गिरेगा इसके ऊपर, तो इस पाइप में यहाँ पे इकट्ठा होकर इस पाइप के थ्रू जो वो इस टैंक में जाएगा, या फिर इससे जाके ये ऐसे पाइप के थ्रू जो है वो इसमें जा सकता है, ये ग्राउंड में चला जाएगा पानी। तो इस तरीके से जो है हम करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये मैंने आपको पिक्चर से समझा दिया। इट इज़ एन ओल्ड एज प्रैक्टिस इन इंडिया। तो यहाँ पे जो ऐसे स्लोप वाले, जो पहले आपने देखा होगा घर, तो वहाँ पे जो है वो नीचे हम बर्तन रख देते थे कुछ, तो वहाँ पे हम पानी इकट्ठा करते थे ताकि जब पानी की कमी हो तो हम उसको यूज़ कर सकें। और दूसरी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेप वेल। यहाँ पे अब आगे बात स्टेप वेल्स की। स्टेप वेल्स जो हैं, जैसे कि हमारी बावड़ी होगी, हम ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पे आपने बावड़ी वगैरह देखी होगी, राजस्थान में बावड़ी होगी, गुजरात में वाव हो गए, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये देखिए पानी यहाँ पे कैसे है। दी स्टेप वेल्स हैव अ यूनिक सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये इसका यूनिक सिस्टम क्या है? ये सिर्फ रेन वाटर को स्टोर नहीं करते, बट ऑल्सो वाटर सीपिंग फ्रॉम नियर बाय लेक्स, पॉन्ड्स, जहाँ कहीं से भी पानी रिस रहा हो तो उसको भी अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। द वॉल्स ऑफ ट्रेंचेज, लॉन्ग डीप होल्स डग इन द ग्राउंड। बहुत सारे जो है वो होल्स डग किए जाते हैं, मतलब कि ग्राउंड में, और वहाँ से फिर धीरे धीरे पानी जो है वो सीपेज होती है और इसमें पानी जो है वो इकट्ठा होता जाता है। तो ये है वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस जो कि इंडिया में होती हैं। आपके लोकल में भी होती होंगी, शहरों में ये चीज़ें कम हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे बहुत सारी वाटर बावड़ी वगैरह मिल जाती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, वाटर जो वर्ल्ड वाटर डे है जो है वो कब मनाया जाता है? वो हर साल मनाया जाता है 22 मार्च एवरी ईयर। तो ये है इम्पोर्टेंस उसकी समझाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अब जो है वो है एनर्जी फ्रॉम द सन। हमने एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा, अब नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम द सन। तो यहाँ पे देखा कि भूमि और सूर्य, अब देखते हैं कि अज्जी जो है वो कुछ मिर्ची सुखा रही हैं धूप में। तो उन्होंने अज्जी से वो जब इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो अज्जी उन्हें बताती है कि सन जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। और सभी प्लांट्स हो गए या एनिमल्स जो भी हैं, हम ह्यूमन बींग्स, ऑल आर डिपेंडेंट ऑन इट। हम जो है वो सन की जो है एनर्जी को, हीट एंड लाइट को जो है वो बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे प्लांट्स जो है वो खाना बनाते हैं और कपड़े सूख रहे हैं, ये भी जो है वो इसकी हेल्प से है, उसकी हेल्प से ही होता है। तो अब क्या होता है, एक दोपहर को क्या होता है, भूमि एंड सूर्य खेत के पास से गुजर रहे हैं, तो वो देखते हैं कि एक गाय जो है वो घास चर रही है। तो वो अब इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे सन का एनर्जी के लिए क्या रोल है। तो अब जो है भूमि कह रही है कि काऊ जो है वो घास चर रही है तो उसको घास से एनर्जी मिल रही है, जबकि सूर्य कहता है कि उसको एनर्जी जो है वो सन से मिल रही है। तो अब वो पूछता है कि काउ इज़ स्टैंडिंग इन द सन। ठीक है, लेकिन वो काउ सन के नीचे खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सन से एनर्जी लेगी। तो अब यहाँ पे सूर्य जो है वो अपना पॉइंट क्लियर करता है, वो बोलता है कि काउ तो जो है वो ग्रास खा रही है, और ग्रास के लीव्स को जो है वो बढ़ने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो है वो सन ही मेन सोर्स हुआ एनर्जी का। ठीक है, तो ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इससे अल्टीमेटली यही फाइनलाइज होता है कि सन ही मेन सोर्स है एनर्जी का। तो सनलाइट हेल्प करती है प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए, और साथ ही में उनको हीट एंड लाइट की हेल्प से उनको इस अर्थ पे रहने के लिए भी उनको एक एनवायरनमेंट देती है। इसी प्रकार से इट इज़ देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब नेक्स्ट है हमारा, बहुत सारी जगह पे जो है वो सोलर वाटर हीटर या सोलर पैनल्स का जो है वो अब यूज़ हो रहा है, जिससे कि सोलर एनर्जी को बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक ग्रेटिट्यूड देते हैं इंडिया में, सन को सुबह जब पानी का अर्घ्य देना बोलते हैं, इसको शुभ भी माना जाता है, इससे कंसंट्रेशन फोकस भी माना जाता है, और एक ग्रेटिट्यूड होता है हमारा सन के लिए, बिकॉज सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी।
अब सोलर पैनल की हेल्प से क्या करते हैं, हम सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और इस एनर्जी को डायरेक्टली सोलर कुकर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं और सोलर वाटर हीटर में हीटिंग वाटर के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने कई जगह पे अपने नियर बाय स्ट्रीट्स पे सोलर लाइट्स भी देखी होंगी जो दिन में जो है वो एनर्जी स्टोर करती हैं और रात को जो है वो जगती हैं। तो इसी तरीके से पता लगता है कि सन जो है वो हमारा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट जो है वो लार्ज एरिया, फॉरेस्ट है जो है हमारे लार्ज एरिया विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप। उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी डेंस मतलब बहुत ही घनी ग्रोथ होती है, बहुत सारा बड़ा एरिया होता है। तो यहाँ पे अजी बताती है बच्चों को कि उनके गांव में एक ट्रेडिशन है कि वो जो कोई भी पर्सन है वो पेड़ से ट्रीज से फ्रूट्स को नहीं तोड़ता, वो सिर्फ जो नीचे गिरे होते फ्रूट्स हैं उन्हीं को उठा के यूज़ करते हैं और जो बाकी जो पेड़ पे लटके रह जाते हैं फ्रूट्स उनको वो एनिमल्स एंड बर्ड्स के लिए छोड़ देते हैं। तो ये जो है वो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेस्ट जो है वो क्या है। फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मैनी वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। फॉरेस्ट जो है वो किसी का घर होता है। आजकल जो है वो जंगलों में आग लगने का सिलसिला बहुत बढ़ रहा है जिसकी वजह से आपने कई सारे पशु पक्षियों की जान की हानि सुनी होगी कि वो जल के मर गए, कुछ भी है। तो हमें अपने लेवल पे श्योर करना चाहिए कि हमारी वजह से कभी ऐसे किसी की जान ना जाए, क्योंकि ये बहुत किसी का घर जलाना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो किसी के लिए इंसान के लिए शायद इतने मायने ना रखे, लेकिन पशुओं के लिए उनका घर होते हैं और इंसान के लिए भी मायने रखते हैं, लेकिन अगर इंसान समझे तो फॉरेस्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है फूड एंड शेल्टर टू देम बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स को। और इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स। हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान पे या दूसरी प्राणी पे डिपेंड करता है। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, विविधता जो हमने पढ़ी थी, बायोडाइवर्सिटी जो हमने पढ़ी थी, वो जो है वो इंश्योर करती है कि हर जो यहाँ पे प्राणी है उसको फूड मिले। जैसे इंसान जो है वो हर तरह का खाना खा लेता है, पेड़ पौधे जो है वो सन पे डिपेंड करते हैं। जो हमारे हर्बीवोर्स हैं जैसे भेड़ होगी, बकरी होगी, तो ये सारी चीज़ें पेड़ों पे डिपेंड करती हैं। इन सबको खाने के लिए शेर है या फिर जो भी ओमनिवोर्स हैं वो हैं। तो इस तरीके से हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो घटता जा रहा है क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कटिंग ऑफ ट्रीज़ कर रही है। ह्यूमंस जो है पेड़ों को काट रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है और हम जो है वो बहुत टाइम लगता है। अगर हम एक बार पेड़ों को काट दें, उन पेड़ों को दोबारा से उसी स्टेज पे पहुंचाने में बहुत सारा टाइम लग जाता है और इसीलिए हमें जो है प्रिजर्व करना चाहिए अपने फॉरेस्ट को और रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए कि एक वन महोत्सव मनाया जाता है एवरी मंथ, जो है वो जुलाई में वन महोत्सव मनाया जाता है। वीक लॉन्ग जो है वो इवेंट सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। इट इज़ अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड। इसमें न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज प्लांट किए जाते हैं और बताया जाता है फॉरेस्ट की बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए कहा जाता है। और इसका एम जो होता है वो इंक्रीज़ द ग्रीन कवर, यानी कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बढ़ाने के लिए ये एम करता है। इसका मेन एम यही होता है। तो यहाँ पे एंशियंट टाइम में इंडिया के पास एक ट्रेडिशन था जिसमें हम फॉरेस्ट को करते थे। आपने बहुत सारा पढ़ा होगा। यहाँ पे चिपको मूवमेंट जो था, ये यहाँ पे एक बार जो है वो पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ की लेडीज़ ने जो है फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था अर्ली 1970 में उत्तराखंड में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, जब पेड़ों को काटने आए तो ऐसे जो गांव की औरतें थे उन्होंने पेड़ों के आसपास जो है चिपक के घेरा बना लिया था ताकि वो उनको काटने नहीं देंगी। तो इस तरीके से ये बहुत फेमस हुआ था चिपको मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने पढ़ा चिपको मूवमेंट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट है हमारा वो है सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इनमें जो है वो हल्का हल्का सा इंट्रोडक्शन है, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। अब सॉइल क्या है, सॉइल प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांटिंग वेजिटेबल्स कर रहे हैं। तो भूमि एंड सूर्या और जो दादी हैं उनकी अज्जी, वो फॉरेस्ट से घर आते हैं वापस और वो वापस उनके साथ प्लांटिंग जो वेजिटेबल्स प्लांट करने वाली हैं दादी, उनकी हेल्प करते हैं। तो अज्जी जो है उनको कहती है कि आप सॉइल को जेंटली जो है वो थोड़ा सा खोदें, डिग करें
करें, और ताकि जो उसके जो है वो लम्प्स जो हैं वो लूज़ हो सके। लम्प्स मतलब उसमें जो थोड़ा सा भी गिटियाँ सी जो बनी होती हैं, लूज़ कर सकें हम उसके लम्प्स। तो यहाँ पे देखा है कि हमने चैप्टर पढ़ा था लिविंग क्रिएचर्स, जो है लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस जो है वो ज़रूरी होता है, जो कि उनको सफिशिएंट एयर देता है, साथ में रूट्स को ईजिली ग्रो करने में भी हेल्प करता है। साथ में जब भूमि एंड सूर्य वो डिग कर रहे हैं मिट्टी, तो उसमें देखते हैं कि रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ए फ्यू अर्थवॉर्म्स ज़रूर मिलते हैं उनको वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो एक नेचुरल एजेंट्स हैं हमारे अर्थवॉर्म्स जो हैं, जो केंचुए हैं, नेचुरल एजेंट्स हैं जो कि सॉइल को लूजन करने में हेल्प करते हैं। तो अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम सॉइल के बारे में। तो सॉइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि होता है उसमें सैंड होता है, उसमें इंसेक्ट्स कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं। देयर मे बी मैनी ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जिनको हम जो है वो नेक्ड आई से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो प्लांट्स और एनिमल्स जब वो डीके कर जाते हैं, मतलब ख़त्म मर जाते हैं, तो उसका जो धीरे धीरे जब डिकम्पोज होते हैं तो वो भी मिट्टी ही बन जाते हैं। कोई भी चीज़ है जो भी है तो वो बाद में मिट्टी में मिल जाती है, तो वो मिट्टी जैसी ही बन जाती है। तो सॉइल सैंपल्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस से अगर आप कलेक्ट करें तो उसके डिफरेंट कलर होंगे और उनके उनमें डिफरेंट मटेरियल होंगे। ये डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ का जो है वो एनवायरनमेंट अलग है, वहाँ की कंडीशंस अलग हैं, जिसके बारे में हमने आई थिंक सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी था कि वहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, तो वहाँ की सॉइल भी अलग अलग होती है जो कि अलग अलग हिसाब से सूटेबल होती है। तो सॉइल बनती कैसे है? सॉइल is formed by the disintegration, breaking apart of the rocks by action of sun, water and living organisms over a long time। तो एक सॉइल मेकिंग प्रोसेस जो है बहुत लंबा प्रोसेस है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, जिसमें रॉक्स टूटती हैं, सन जो है सन के हेल्प से, वाटर से हेल्प से, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से जो है वो सॉइल बनती है। तो ये सॉइल अलग अलग जगह की अलग अलग होती है, वो अलग अलग जगह की मतलब कि वहाँ के चीज़ों के हिसाब से बनती है। तो कहीं पे जैसे कपास की खेती अच्छी है तो कहीं पे मक्की की खेती अच्छी होती है, कहीं पे धान की खेती, कहीं पे गेहूं की खेती। तो ये सारा फ़र्क है सॉइल की वजह से और वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। तो रॉक्स क्या होती हैं? सॉइल जो है वो रॉक्स के टूटने से ही बनती है। और ये रॉक्स क्या होती हैं? इन रॉक्स का जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है, हमें आते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज में, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, रोड, डैम, टेबल टॉप्स, ये सब बनाने में आता है। रॉक्स लाइक स्लेट जो है उनको रूफिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेटराइट जो है उसको ईंटें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट रॉक्स आ गई हमारी, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल। इनको जो है इनके बारे में जो ज़्यादा है वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा इसमें जो है ह्यूमन बींग्स ने रॉक का इस्तेमाल हैंड एक्सिस बनाने के लिए और एरो हेड्स बनाने के लिए किया है। इन सब की जो मैंने टर्म्स यूज़ की, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रॉक्स जो है वो रूफिंग के लिए यूज़ हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिक्स हैं, यहाँ पे हैंड एक्सिस हैं, एरो हेड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है रॉक से बनते हैं। यहाँ पे देखिए माइनिंग हो रही है, मार्बल की माइनिंग हो रही है। तो ये रॉक्स जो है, अब ये रॉक्स जो है हमारी, ये किस चीज़ से बनी होती हैं? ये रॉक्स बनी होती हैं इंपॉर्टेंट मेटल, मिनरल से बनी होती हैं। एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स। तो ये रॉक्स जो है वो मिनरल से बनी होती है और ये सारी जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं ये भी हमें मिनरल से मिलती हैं। तो मिनरल्स जो हैं वो कार, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, एयरप्लेन या अदर थिंग्स जो आगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है इन सब के लिए यूज़ होती हैं। तो हमारा जो बेसिक मोबाइल फ़ोन है उसमें भी बहुत सारे मिनरल यूज़ होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट। तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो नेचुरली जो आपका गोल्ड मिलता है वो इस तरीके से आपको नेचर में मिलता है। उसका फिर एक प्रोसेस होता है, जिसके बाद जो है वो ये एक एज अ ऑर्नामेंट के रूप में हमारे पास आता है। सब मिनरल्स अदर ऐसे मिलते हैं। तो रॉक्स जो हैं वो हमारी लाइफ में वेरियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं एक रॉक को बनने में है। तो इसीलिए हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को जो है वो रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और कंजर्व करके रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा फॉसिल फ्यूल्स। अब फ्यूल स्टेशन पे गए होंगे, व्हीकल में आपने देखा होगा कि लोग कभी पेट्रोल भरवा रहे हैं, कभी डीजल भरवा रहे हैं। तो ये अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का फ्यूल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे हम, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सारा जो फ्यूल है वो पेट्रोलियम जो है वो कच्चा मिलता है हमें, नेचर में जो है कच्चा एक मिलता है, रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है। तो इसी से बनते हैं हमारे पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। जब पेट्रोलियम को पेट्रोलियम में कंसीडर कर लेते हैं इसको, जब ये पेट्रोलियम साथ में नेचुरल गैस और कॉल भी मिल जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं फॉसिल
फ्यूल दे आर फॉर्म्ड इसेंशियली फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रो। अब ये फॉसिल फ्यूल जो है वो बनते कैसे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रिमेन्स होते हैं, प्लांट्स जो कि बहुत गहराई में दब जाते हैं इनसाइड द अर्थ, और वो बाद में जो है पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, नेचुरल गैस एंड कोल में। इनको बनने में लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब ये जो नेचुरल गैस की हम बात कर रहे हैं, ये आती है यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए और जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होते हैं। आजकल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, वो जो कि फ्यूल फॉर व्हीकल्स। CNG के आपने ऑटो देखे होंगे, अब CNG की बसेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी लग पड़ी हैं आने। तो इट इज़ ए क्लीनर फ्यूल दैन पेट्रोल और डीजल जो है वो थोड़ा पोल्यूशन फैलाते हैं, लेकिन जो CNG है वो थोड़ा सा क्लीनर है, इनसे अच्छा फ्यूल है। अब कोल जो है, कोल इज़ मेनली coal is mainly used for प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोल का मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और ये बहुत सारे सेवरल पार्ट्स में कोल मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे है, पहले हम जो है वो कोल जो है वो पहले खाना बनाने के लिए, या फिर लकड़ी और साथ में डंक एग्स, गाय के गोबर के जो उपले बनाते थे हम गोबर से, उसका यूज़ करते थे कुकिंग के लिए। लेकिन अब जो है वो लेस पोल्यूटिंग जो है वो नेचुरल गैस ले ली है, इसकी जगह नेचुरल गैस ने ले ली है। ये LPG सिलेंडर्स जो हम यूज़ करते हैं उनमें होती है LPG गैस, जो कि होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी जो है वो फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम्स में आती है। तो ये सारी इन चीज़ों को जो है वो इसने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे हमारे फॉसिल फ्यूल्स। तो अब है हमारे जो है वो नेक्स्ट है हमारे नेचुरल रिसोर्स। हाँ, अब यहाँ पे एक और चीज़ थी, यहाँ पे हमें बोला है कि हम कैसे जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो हमें ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इसके लिए, फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन और डोमेस्टिक। तो इससे जो है वो बहुत सारा एयर पोल्यूशन हो जाता है। इसको कंजर्व करने के लिए हम जो है वो नियर बाय प्लेसेस पे वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, और साथ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे, हमने अभी इतने पीछे नेचर स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमें नेचर से मिलते हैं। तो अब इसमें हम पढ़ते हैं कि कुछ रिसोर्सेज जो वो रीन्यूएबल हैं और कुछ नॉन रीन्यूएबल है, कि कुछ को हम रीन्यू कर सकते हैं लेकिन कुछ को हम रीन्यू नहीं कर सकते। तो नेचर के इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हमें सन से हीट एंड लाइट मिलती है, रिवर से हमें पानी मिलता है, फूड जो है हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। तो दीज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आगे टर्म हमारे नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बाद में हमने बनाया, फर्नीचर हमने बनाया, सोलर पैनल, बाइसिकल, ये सारी चीज़ें जो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल करने के लिए हमने बनाए। तो ये सारी हो गई आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो दिस जो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये जो है वो नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, और एक टाइम के बाद ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है रिप्लेनिश मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो है यहाँ पे बोला है कि जो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश और रिस्टोर विद ए रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रीन्यूएबल। जो कुछ टाइम के बाद जो है उनको हम रिन्यू कर सकते हैं या उनको रिस्टोर कर सकते हैं एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में, तो उनको बोल देते हैं हम रीन्यूएबल सोर्स। जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर रिन्यूज दैम, नेचर अपने आप उनको रिन्यू करती है। एयर है, अगर आप उसमें जो पोल्यूशन उसको करना छोड़ देंगे तो एयर अपने आप उसको रिन्यू कर लेगी। वाटर है, अगर हम उसको पोल्यूट करना छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। फॉरेस्ट है, अगर हम उनकी कटिंग छोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिन्यू कर लेगा अपने आप को, कुछ टाइम में ही कर लेगा। लेकिन कुछ अदर रिसोर्सेज हैं जो कि हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि हो गया हमारे फॉसिल फ्यूल, जिनको बनने में ही मिलियन ऑफ ईयर लग जाते हैं। अगर आपने एक बार उनको ख़त्म कर दिया तो आप उनको बिल्कुल नहीं भी छेड़ेंगे तब भी उनको बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो फाउंड होते हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज़ में मिलते हैं, एक बार यूज़ कर लिए तो वो हो जाते हैं ख़त्म। तो दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विद रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, वो एक रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम में नहीं मिलेंगे, ना ही बन पाएंगे दोबारा। तो इसीलिए उनको कहते हैं हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसके एग्जांपल है मिनरल, सॉइल, रॉक, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से जो है हमने पढ़ा नेचर स्ट्रेस के बारे में। अब ये है जो है वो है रिसोर्सेज वी यूज़। तो यहाँ पे अजी के घर से बच्चे वापस आ जाते हैं और वो अम्मा को बताते हैं, जो कि अम्मा ने उनको सामान दिया हुआ है, और वहाँ पे अम्मा से बोलती है कि यहाँ पे आके वो फेस करते हैं, मतलब कि वहाँ की कि अज्जी के घर की एयर कितनी फ्रेश थी, यहाँ पे ऐसा है। तो उनकी अम्मा भी उन्हें बताती है कि यस,
एयर यहाँ पे पोल्यूट क्यों है, क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने व्हीकल्स पे तो स्मोक जनरेट होता है। और कई ऐसे हमारे पास व्हीकल है जो कि लेस पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो कि स्मोक रिलीज़ ही नहीं करते। तो हमें इस तरीके से अल्टरनेटिव्स पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो इस तरीके से ये था हमारा चैप्टर। और यहाँ पे लास्ट एक लाइन है, वो है MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे जो है वो नेशनल फादर की लाइन है। अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स नीड। हर इंसान की ज़रूरत जो है वो ये अर्थ प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन हर इंसान का लालच प्रोवाइड ये नहीं कर सकती। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नेचर्स ट्रेजर्स। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपका कोई सजेशन हो मेरी वीडियोस के रिगार्डिंग तो ज़रूर दें। जल्दी हाजिर होंगे नेक्स्ट चैप्टर लेके, जो कि है इस बुक का लास्ट चैप्टर। उसके बाद जो है वो इससे हम जो थोड़ा सा क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूरी बुक से क्या बन सकते हैं, हम उसका एक लिस्ट ज़रूर लेके आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल किट्टू के फंडे के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।